हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो वीडियो था हमारा उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में स्थिति का रूपांतरण, यानी कि पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन किया था। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने दो केसेस पढ़े थे, यानी कि जब दोनों निर्देश तंत्र परस्पर कैसे हो, संपाती हो, यानी कि कैसे हो, कोइंसिडेंट हो, और दूसरे केस में पढ़ा था कि जब दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के संपाती नहीं हो। तो स्थिति के रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन में दो केसेस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आप लोगों को समझ में भी आए होंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आज दूसरा। पहले हमने स्थिति का रूपांतरण कर लिया, आज हम करेंगे विस्थापन का रूपांतरण, यानी कि दो अलग अलग निर्देश। स्थिति के रूपांतरण में हमने क्या करा कि एस डैश निर्देश तंत्र में स्थिति को किससे व्यक्त किया? एस निर्देश तंत्र में स्थिति से। अरे भाई, हमने यही तो काम किया था पूरे उसमें, और क्या किया था? हमने क्या निकाला था? पहले जब हमने संपाती था तो हमने तीन इक्वेशंस निकाली थी। कौन कौन सी निकाली थी हमने? कि देखो कौन सी थी? एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो हमने एस डैश निर्देश तंत्र में स्थिति को किसके रूप में व्यक्त किया था? एस निर्देश तंत्र में स्थिति के रूप में। दूसरे केस में हमने क्या किया था? देखो, आर डैश की वैल्यू निकाली है हमेशा, मतलब एस डैश में जो स्थिति है उसको एस में स्थिति के रूप में हमने बताया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना दो के बीच में, तो ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण था? स्थिति का। अब जो है हम ये बताएंगे कि एस डैश में जो विस्थापन है उसका क्या फर्क पड़ेगा एस में विस्थापन से। क्या वो बराबर आएगा, क्या वो बराबर नहीं आएगा, तो कितना आएगा? ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि विस्थापन का दोनों निर्देश तंत्रों में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आएगी। तो हम बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन बिटवीन टू पॉइंट्स। ऑब्वियसली विस्थापन है तो दो बिंदु तो होंगे, चलो कोई नहीं, लिख लो बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन की रूपांतरण समीकरण। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करूँगी? दो निर्देश तंत्र बनाऊंगी। ये मेरे पास कौन सा निर्देश तंत्र है? एस। ठीक है, 3D में ही ले रहे हैं हम सब कुछ, ये मत सोचना कि 2D 3D तीसरा मैं दिखा नहीं रही, जरूरत ही नहीं है उसकी। काम हमारा तो हो रहा है 2D में, लेकिन जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 3D है। ठीक है, फिर ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरे पास, और ये कौन सा है? एस डैश। इसमें जो मेरे पास बिंदु है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है? विस्थापन करना है। मतलब अब की बार मेरा पॉइंट एक नहीं होगा, दो होंगे, तो क्योंकि विस्थापन के लिए तो दो बिंदु चाहिए, एक से थोड़ी ना पार पड़ेगी। ठीक है, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। जैसे बिंदु P पहले S और S डैश दोनों में था, ऐसे ही बिंदु P और P Q भी दोनों ही निर्देश तंत्र में। इसका ओरिजिन है O और इसका ओरिजिन है O डैश। ठीक है, इस बिंदु P का S निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा, इस बिंदु P का S Q का भी S के सापेक्ष क्या होगा? स्थिति सदिश होगा। ठीक है, इस बिंदु P का S डैश के सापेक्ष भी क्या होगा? स्थिति सदिश होगा, और इस बिंदु Q का भी इसके सापेक्ष क्या होगा? स्थिति सदिश होगा, इसलिए डैश डैश से दिखाया है। ध्यान रखना, जो डैश डैश वाले हैं वो तो क्या है? P और Q के स्थिति सदिश S के सापेक्ष, और जो S डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश हैं वो कौन कौन से हैं? ये वाले जो पूरी पूरी लाइन से शो किया है। समझ में आ गई बात आपको? तो हमने क्या किया? नाम दे देती हूँ इनको। P का O के रेस्पेक्ट में जो है उसको मैंने नाम दे दिया R1, क्योंकि पहली पोजीशन है। फिर P से चल करके Q पर आ रहा है, इसलिए ये पहली और ये दूसरी पोजीशन है। और ये कौन सा हो गया? ये तो हो गया R1, और दूसरा हो गया आपका R2। ये तो किस फ्रेम में? S फ्रेम में। और ये दोनों क्या नाम रख दूँ इनका? R1 डैश और R2 डैश। समझ में आ गई? मैंने क्या बताया? दो बिंदु P और Q S और S डैश फ्रेम में है। बिंदु P और Q के O के रेस्पेक्ट में जो स्थिति सदिश है वो है R1 R2। बिंदु P और Q के S डैश के रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश जो है वो क्या है? R1 डैश और R2 डैश। समझ में आ गई? विस्थापन कहाँ से कहाँ होगा? ये लो भाई, ये विस्थापन हो गया P से Q की ओर। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे होगे कि विस्थापन P Q जो है वो S में भी है और S डैश में भी है। समझ में आ गई बात? तो हम यही देखेंगे कि ये जो विस्थापन हुआ है क्या S और S डैश में ये इक्वल होगा, नहीं होगा तो कितना होगा। तो पहले हम जो जो हमने बताया दिखाया है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, कंसीडर टू फ्रेम्स S एंड S डैश अकॉर्डिंग टू डायग्राम। चित्रानुसार दो निर्देश तंत्र S तथा S डैश हैं। ठीक है, पॉइंट P
Q आर इन बोथ फ्रेम्स, दोनों बिंदु S और S डैश निर्देश तंत्रों में स्थित है। ठीक है, फिर क्या है आगे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्ट टू O is R1 and R2 रेस्पेक्टिवली। यानी कि बिंदु P और Q के मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 है ना। या तो आप क्या कहो कि रेस्पेक्ट टू फ्रेम S, या फिर कहो ओरिजिन, रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, एक ही बात है। या तो आप उसके रेस्पेक्ट में कह दो, फ्रेम के रेस्पेक्ट में, या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q with respect to origin O dash are R1 dash and R2 dash रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, यानी कि P के का तो है R1 डैश और Q का है R2 डैश। हमने क्या बताया इस लाइन में कि बिंदु और P और Q के ओरिजिन O डैश के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो R1 डैश और R2 डैश। चित्र समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझ में आ गई। अब देखो, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P एंड Q इन S फ्रेम कितना होगा भाई, PQ वेक्टर, यही तो होगा PQ वेक्टर। अब देखो ट्राइंगल कौन सा लेना है आपको, OPQ। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल लेना है, OPQ, बड़ा वाला जो डैश डैश वाला है, क्योंकि हम किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, S के रिस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कौन सा वाला ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला। उसमें लगाओ ट्राइंगल लॉ, अप्लाई ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल कौन सा, OPQ, है ना। ट्राइंगल लॉ लगाओ तो क्या मिलेगा आपको, देखो PQ वेक्टर कितना, आप क्या करते हो, जो एक ही डायरेक्शन में होती है उनको जोड़ देते हो। अरे भाई यही तो करते हो। तो आप क्या करोगे, PQ वेक्टर, दो बैक टू बैक एरो कौन से है, एक तो ये R1 है और एक ये PQ है। तो आप ऐसे लिख दो, R1 वेक्टर प्लस PQ इज इक्वल टू किसके आएगा, R2 वेक्टर के। तो PQ वेक्टर कितना आएगा भाई, PQ वेक्टर आ जाएगा R2 माइनस R1, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इक्वेशन 1। इसी तरीके से सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट बिटवीन P एंड Q इन S डैश फ्रेम, पहले हमने S फ्रेम में निकाला, अब किस में निकालेंगे, S डैश, यानी कि बिंदु P और Q के मध्य, ये तो था S निर्देश तंत्र में विस्थापन, और ये किस पे है, S डैश निर्देश तंत्र में, या S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष विस्थापन कितना होगा। अब छोटा ट्राइंगल लो, ठीक है, क्या करोगे, अप्लाई ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल कौन सा, O डैश PQ। अब इसमें देखो बैक टू बैक एरो कौन सा है, R1 डैश और ये खुद PQ, और इसका रिजल्टेंट कौन बताएगा, परिणामी R2 डैश। जो एरो बैक टू बैक है वो एरो ऐड होंगे जो एक ही दिशा में है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, R1 डैश प्लस PQ इज इक्वल्स टू R2 डैश। तो PQ वेक्टर क्या आ गया आपके पास, R2 डैश माइनस R1 डैश। एक काम और करो, इसको लिखो D से, विस्थापन सदिश D से, और इसको लिखेंगे हम D डैश से। ठीक है, तो PQ क्या है यहाँ पे, R2 डैश माइनस R1 डैश। समझ में आ गई। अब हम एक चीज़ जानते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई करेंगे बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन। क्या मिली थी हमें इक्वेशन, अगर आपको याद हो तो, R डैश इज इक्वल्स टू R माइनस VT मिली थी कि नहीं मिली थी, यही मिली थी। तो अगर मैं पहले के लिए लिखूं, देयरफॉर R1 डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस VT। टाइम थोड़ी ना चेंज हो रहा है, टाइम तो वही T1 ही है, T ही है। ठीक है, इसी तरीके से R2 डैश, मैंने सिर्फ क्या किया, ये जो R डैश इज इक्वल्स टू R माइनस VT है, दो बिंदुओं के लिए, इसके लिए पहले 1 लगा दिया फिर 2 लगा दिया, R2 माइनस VT। समझ में आ गई। फिर मैं क्या करूँगी, इसको 3rd डाल दिया और इसको
4 डाल दिया। अब आपका काम क्या है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इनको अपन यूज़ करेंगे। समझ में आ गई? कहाँ यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली सेकंड में यूज़ करेंगे। तो मैं ले रही हूँ 3 और 4 समझ में आ गई। बस मैंने क्या किया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन अप्लाई। अब इनको अप्लाई करेंगे भैया अपन, ऐसे थोड़ी ना निकाल के छोड़ दिया, आगे खूब काम आएगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन और भी इक्वेशंस काम में आएगी। ठीक है, तो r डैश इज इक्वल टू r माइनस वी टी होता है, दो अलग अलग पोजीशन के लिए 1 और 2 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, बाय इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 2 डी डैश इज इक्वल टू क्या था, r2 डैश माइनस r1 डैश, वैल्यू रख दूँ 3rd और 4th से। r2 डैश की वैल्यू क्या है, r1 माइनस r2 डैश की वैल्यू क्या है, r2 माइनस वी टी, माइनस इसकी जगह पर r1 माइनस वी टी। क्या यूज़ किया, यूजिंग 3rd and 4th। 3rd और 4th से वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ रख दी इन दोनों जगहों पर, जिससे मेरे को क्या मिला, देखो तो r2 माइनस वी टी माइनस r1, इन पर वेक्टर है भाई, कहीं लगाना भूल जाऊँ तो आप लगा लिया करो, प्लस वी टी, कैंसिल ये दो, तो क्या मिल गया, डी डैश इज इक्वल टू r2 माइनस r1। ये क्या है, डी ही तो है। इसका मतलब क्या है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो विस्थापन का रूपांतरण होता है वो दोनों निर्देश तंत्र में इक्वल होता है। यानी कि डी डैश इज इक्वल टू किसके मिला है, डी के मिला है भाई, डी ये था है ना, और ये ही तो मिला है हमें ये। ठीक है, यहाँ पे लिख देना बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने यही तो निकाला है, r2 माइनस r1 को d के बराबर रखा था, तो मैंने रख दिया ना भाई, यहाँ पे r2 माइनस r1 है, उसकी जगह पर d रख दिया। इसका मतलब हम इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों निर्देश तंत्र में इक्वल होगी। यानी कि जो इसमें एस डैश निर्देश तंत्र में जो विस्थापन होगा वो एस निर्देश तंत्र में विस्थापन के बराबर होगा। समझ में आ गई? यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एस डैश फ्रेम दैट विल इक्वल टू इन एस फ्रेम। समझ में आ गई? तो हम क्या लिखेंगे, इसको नंबर डालो 3 के बाद ये 4। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन between 2 points in S dash and S frame will be as equation 4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण 4 से क्या मिलती है, समीकरण 4 से हमें क्या मिलती है, दो निर्देश तंत्र S और S डैश में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन की रूपांतरण समीकरण प्राप्त होती है। और कितनी मिलती है, डी डैश इज इक्वल टू डी के इक्वल। तो ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात? अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ये कहलाती है विस्थापन की गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, है ना, उसको लिख भी दो। दिस इज कॉल्ड ऐसे नाम से आ जाती है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये विस्थापन की रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अगर आपसे कोई कहे वेग की निकालो, है भाई, अगर हमने क्या कर दिया, दो काम कर लिए, हमने स्थिति की निकाल ली, हमने विस्थापन की निकाल ली, अब है वेग की। नंबर 3 वेग की गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, वो किससे मिलेगी, स्थिति के रूपांतरण समीकरण का अवकलन करने से। सिंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन क्या आई थी, r डैश इज इक्वल टू r माइनस वी टी, डिफ्रेंशिएट कर दो ना इसको, क्या दिक्कत आ रही है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा, डी आर डैश बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी और वी टी। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, वी डैश इज इक्वल टू ये क्या हो गया, वी। ठीक है, अच्छा ये ना कैपिटल लिखो, ये जो अपन ने फ्रेम को किस उससे मूव कराया था, कैपिटल से करवाया था, है ना भाई, तो कैपिटल से लिखो सब जगह पर, जहाँ जहाँ पे मैंने वी लिखा है ना, ये इसको कैपिटल कर लेना, क्योंकि हम बता ही चुके हैं कि जो दूसरा फ्रेम जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कैपिटल वी है, मैंने पहले भी बता दिया था, क्योंकि वेग वाले में दिक्कत आती है, वैसे तो चलने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, कैपिटल वी डैश इज इक्वल टू, अगर आप कैपिटल नहीं लिखना चाहते तो इसको यू लिख देना, इतनी सी बात है। ठीक है, ये तो वही मिलती है जो हम पहले भी निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 5।
समझ में आ गए। यानी कि वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही हो गई। अब आपसे कोई कहे एक्सेलरेशन की निकालो तो वो आप खुद निकालना, ठीक है। त्वरण की रूपांतरण समीकरण कैसे निकालोगे, त्वरण की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन आप खुद निकालना। इसके अलावा एक्सेलरेशन की हो जाए तो फोर्स की भी निकालना, ठीक है। वो तो फोर्स की और एक्सेलरेशन की आप कल करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।